हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग में आज हम डिस्कस कर रहे हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट इन कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट को क्लासीफाई किया था टू टाइप्स में, साइनोटिक एंड ए साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। तो इस वीडियो में हम ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में जो डिजीज़ आ रही हैं उनको डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिकली एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। अब मज़ीद हमने एसाइनोटिक हार्ट डिज़ीज़ को भी क्लासीफाई किया था, तो उसमें वो टाइप जिनमें हार्ट डिफेक्ट की वजह से लंग्स की तरफ ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और उसमें कौन कौन सी डिफेक्ट्स आ जाती हैं: वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस एंड ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और एएसडी ये एक डिफेक्ट है, या फिर अदर वर्ड्स में इसको होल भी कह सकते हैं। सो एएसडी एक होल है इन द सेप्टम या फिर वॉल, जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन टू एट्रियम। यानी हार्ट के हमारे पास 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले चैम्बर्स को हम एट्रियम बोलते हैं और नीचे वाले चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो ऊपर वाले चैम्बर्स में बीच में जो सेप्टम होता है, सेप्टम का फंक्शन होता है कि वो दोनों एट्रियम को सेपरेट करता है एक दूसरे से। ओके, तो अगर उस सेप्टम में ही होल हो जाए, उसमें डिफेक्ट आ जाए, तो उससे क्या होगा, उसके वजह से उन दोनों के बीच में कनेक्शन हो जाएगा। अब वो कनेक्शन उनको अलो करेगा कि उनके बीच में ब्लड फ्लो अगर हो। दिस इज सिंपली नोन एज एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, जिसमें दो एट्रियम्स के बीच में जो सेप्टम है उसमें होल या फिर डिफेक्ट आ जाता है। नाउ हाउ दिस डिफेक्ट अकर, अब ये एएसडी किस तरह से अकर होता है, क्यों होता है अकर? तो इसके दो काजेज हैं हमारे पास। नंबर 1 इज अ डिफेक्ट स्टेमिंग फ्रॉम पेटेंट फोरामिन ओवेल। नाउ व्हाट इज दिस? बेसिकली और नॉर्मली क्या होता है, फीटस में फोरामेन ओवेल इज़ अ नॉर्मल होल। फोरामेन ओवेल एक होल होता है जो कि प्रेजेंट होता है दो एट्रियम के बीच में, यानी जो सेप्टम है वहाँ पर होल होता है नेचुरली, जिसको हम फोरामेन ओवेल बोलते हैं। और वो फोरामेन ओवेल जो होल है वो बर्थ के बाद, डिलीवरी के बाद बेबी में क्लोज हो जाता है कुछ टाइम के बाद, जैसे जैसे वो ऑक्सीजन को इनहेल करता है। लेकिन कुछ बेबीज़ में अगर वो फोरामेन ओवेल क्लोज नहीं हो पा रहा, तो उसको हम बोलते हैं पेटेंट फोरामेन ओवेल। तो उसको क्लोज ना होने की वजह से सेप्टम में होल बन जाता है, उसके अंदर डिफेक्ट हो जाता है, जिसके वजह से दो एट्रियम के बीच में कनेक्शन हो जाता है। तो एक तो इस तरह से बनता है डिफेक्ट एट्रियल सेप्टल में, और दूसरा है failure of septum to develop completely between the atria. Now during the development in fetus, जब fetus की development हो रही होती है, तो उस दौरान जो एट्रियम के बीच में सेप्टम है वो completely develop नहीं कर पा रहा, तो उसकी वजह से भी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट अकर हो सकता है बेबी में। सो दिस इज़ द डायग्राम। अब इस डायग्राम में आप 4 चैम्बर्स देख सकते हैं। हार्ट के ऊपर वाले चैम्बर्स हैं एट्रियम और नीचे वाले हैं वेंट्रिकल्स। अब वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम है वो इंटैक्ट है, यानी उसमें किसी भी किस्म का होल या फिर डिफेक्ट नहीं है। और अदरवाइज आप ऊपर वाले चैम्बर्स में यानी एट्रियम में देखें तो एट्रियम के बीच का जो सेप्टम है उसके अंदर होल है, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल, और सॉरी जो लेफ़्ट साइड है हार्ट की, वहाँ से ब्लड मूव कर रहा है राइट साइड में। क्योंकि हमें पता है लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट में प्रेशर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू राइट साइड ऑफ द हार्ट, दैट्स वाई द ब्लड इज़ मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एट्रियम। ओके, सो दिस इज़ द पैथोलॉजी ऑफ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, इस तरह से अकर होती है। नाउ डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एट्रियल डिफेक्ट फ्रॉम मोस्ट टू लीस्ट कॉमन। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास है टाइप पेटेंट फोरामेन ओवेल। अब पेटेंट फोरामेन ओवेल को एएसडी यानी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की क्लासिफिकेशन में इतना स्ट्रिक्टली क्लासीफाई नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी हम इसको एज अ टाइप मानते हैं। बहुत सारे अगर आप बुक्स में पढ़ोगे तो आपको ये टाइप नहीं मिलेगा। अब इसमें क्या कर होता है, इसमें जो फोरामेन ओवेल है वो कंप्लीटली क्लोज नहीं हो पाता। तो अगर फोरामेन ओवेल क्लोज ना हो सके और उसकी वजह से पेटेंट फोरामेन ओवेल यानी एट्रियल सेप्टम में डिफेक्ट आ जाए, तो उसको हम पेटेंट फोरामेन ओवेल बोलते हैं।
दूसरा है हमारे पास ओस्टियम सेकंडम। अब ओस्टियम सेकंडम में ये जो अकर होता है डिफेक्ट या फिर होल, ये मिडिल ऑफ एट्रियल सेप्टम में होता है, यानी एट्रियल सेप्टम का जो बीच वाला पार्ट है वहाँ पर अकर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो सेकंडम सेप्टम है वो फेल्स हो जाता है टू फुल्ली क्लोज, ठीक है, जिसकी वजह से रिजल्ट में एक होल बन जाता है वॉल में, इसको हम ओस्टियम सेकंडम बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास टाइप है ओस्टियम प्राइमम। ओस्टियम प्रीमम अकर होता है बॉटम ऑफ एट्रियल सेप्टम और एवी वॉल और बॉटम ऑफ एट्रियल सेप्टम की जगह पर ये होल अकर होता है, जहाँ पर क्या होता है, वेयर द सेप्टम प्रीमम जो है वो फेल हो जाता है टू फुल्ली क्लोज अगेन, जिसकी वजह से भी एक होल बन जाता है वॉल में। सो दिस टेंड्स टू लीड टू अ एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब इसकी वजह से एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है। देन लास्ट टाइप है हमारे पास साइनस विनोसिस। साइनस विनोसिस ये रेयर टाइप है ये एएसडी का, जिसमें जो होल अकर होता है वो क्लोज टू सुपीरियर वेना केवा होता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट शंटिंग, क्योंकि इन कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट में शंटिंग अकर होती है। शंटिंग का मतलब है ब्लड की मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रही है, राइट साइड से लेफ्ट जा रही है या फिर लेफ्ट से राइट जा रही है। सो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जो है उसमें शंट अकर होता है, क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ कंजेनाइटल डिफेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें शंटिंग नहीं होती, तो उनको हम अलग से डिफाइन करेंगे, लेकिन ये वो डिजीज़ है जिनमें शंटिंग अकर होती है। सो एएसटी जो शंट लीड करता है उसमें ब्लड मूव करता है बिटवीन टू एट्रियम, क्योंकि जो होल प्रेजेंट है वो एट्रियम में प्रेजेंट है, दैट्स वाई जो ब्लड की मूवमेंट है और शंटिंग है वो दो एट्रियम के बीच में ही होती है। अब इसमें जो ब्लड मूव करता है वो फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू राइट एट्रियम करता है, बिकॉज जो प्रेशर है वो लेफ्ट एट्रियम में हायर होता है देन द प्रेशर इन द राइट एट्रियम। सो दिस मीन्स जो ब्लड है वो कंटिन्यूसली फ्लो करता है टू द पल्मोनरी वेसल्स एंड लंग्स टू गेट ऑक्सीजनेटेड एंड द पेशेंट डज नॉट बिकम साइनोटिक। नाउ इसकी मीनिंग क्या है, इसका मतलब है हम कंटिन्यूसली ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को राइट साइड में भेज रहे हैं, और हमें पता है राइट साइड वाला जो राइट साइड हेड है वो ब्लड को सेंड करती है लंग्स की तरफ प्यूरिफाई होने के लिए। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड भेजेंगे राइट साइड में तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लंग्स की तरफ जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड की प्यूरिफिकेशन होगी, उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन आएगी। तो इसकी वजह से ये जिसमें जिन पीपल में ये कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होता है वो साइनोटिक नहीं होते, यानी उनमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, इसीलिए हमने इनको कैटेगराइज किया है एज ए साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, जिसमें जो पेशेंट है वो साइनोस नहीं होता। हाउ एवर द इंक्रीज फ्लो टू द राइट साइड ऑफ हार्ट लीड्स टू राइट साइडेड ओवरलोड एंड राइट हार्ट स्टेन। लेकिन कंटिन्यूसली आपने इसको टाइम पर ट्रीट नहीं किया और कंटिन्यूसली इंक्रीज फ्लो है राइट साइड में, तो उसकी वजह से ये राइट साइडेड ओवरलोड एंड राइट हार्ट स्टेन काज करता है। ना इसके रिजल्ट में क्या होता है, द राइट साइड ओवरलोड कैन लीड टू राइट हार्ट फेलियर एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन, क्योंकि कंटिन्यूसली आप राइट साइड में प्रेशर से ब्लड को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हार्ट जो राइट हार्ट है वो उसका फेलियर हो सकता है, और उसके अलावा पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी हो सकती है। नाउ यहाँ पर मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक बंदा है जो जिम ज्वाइन करता है, तो जिम ज्वाइन करने के पहले दिन पर वो कोई भारी चीज़ नहीं उठा पाएगा, क्योंकि अभी उसको इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो जिम कर सके। लेकिन कंटिन्यूअसली जब वो जिम करेगा और अपनी मसल बिल्डअप करेगा, तो 1 या 2 मंथ के बाद वो जो पहले दिन पर चीज़ें नहीं उठा पा रहा था, तो 2 मंथ के बाद वो ईज़िली उनको उठा पाएगा। अब ये क्यों ईज़िली उठा पा रहा है? क्या वो बड़ा हो गया है? नहीं, उसकी एबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है, क्योंकि कंटिन्यूअसली उसने प्रैक्टिस की है और उसने जिम की है, जिसकी वजह से अब उसकी एबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो गई है, उसके जो मसल्स हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं। तो इसी तरह से अगर हम राइट साइड को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड भेजेंगे, तो राइट साइड भी अपनी एबिलिटी को इंक्रीज़ करेगी, अपनी साइज़ में इनलार्ज होगी और अपने प्रेशर को भी इंक्रीज़ करेगी, ताकि इतने सारे ब्लड को वो अपने अंदर ला सके। सो दैट्स वाई इसकी वजह से राइट हार्ट फेलियर भी हो सकता है, और पल्मोनरी साइड भी आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड भेज रहे हैं तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी हो सकती है, क्योंकि जो नॉर्मली पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाना चाहिए अब उससे ज़्यादा जा रहा है, तो उसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है। तो
इन सारी कंडीशंस के बाद इन सबको हम मिलाकर बोलते हैं एसाइन-मेंगर सिंड्रोम। सो इवेंचुअली जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है वो लीड करती है किसको, एसाइन-मेंगर सिंड्रोम, जिसमें राइट हार्ट फेल्यूर, राइट हार्ट इनलार्जमेंट, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें आ जाती है। सो दिस अकर बिकॉज द pulmonary pressure exceed the systemic pressure, causing the shunt to reverse and become a right to left shunt across the atrial septal defect। अब इसान मैनेजर सिंड्रोम में क्या अगर होता है, जब पल्मोनरी प्रेशर एक्सीड बढ़ जाता है सिस्टमिक प्रेशर से, तो उसके रिजल्ट में क्या है, जो शंट है पहले लेफ्ट से राइट हो रहा था, अब वो रिवर्स होकर राइट से लेफ्ट जाएगा अक्रॉस द एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो लंग्स को बाईपास करेगा। लंग्स को बाईपास का मतलब है अब ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड है वो लंग्स की तरफ नहीं जा पा रहा, जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो रहा और उस पेशेंट में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई है, जिसके बाद वो पेशेंट हो जाएगा साइनोटिक। सो पेशेंट बिकमिंग साइनोटिक। तो कंटिन्यूसली अगर ये डिजीज़ प्रोग्रेस कर रही है और आपने इसको टाइम पर ट्रीट नहीं किया, तो ये प्रोग्रेस कर करके और लास्ट में जो पेशेंट है वो साइनोसिस में जा सकता है। नाउ दिस वाज द सिंपल पैथोफिजियोलॉजी की किस तरह से ये होल होता है, होल में शंटिंग किस तरह से होती है और वो शंटिंग ब्लड फ्लो की आकाज करते हैं फर्दर। अब डिस्कस करते हैं साइन एंड सिम्टम्स। इस डिजीज़ के साइन और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। तो हार्ट फेल्यूर मेन साइन है इसकी। हार्ट फेल्यूर भी कौन सी हमारे पास दो टाइप्स है ना, राइट साइड हार्ट फेल्यूर एंड लेफ्ट साइड हार्ट फेल्यूर। इसमें कौन सा होगा, राइट साइड हार्ट फेल्यूर होगा। उसके अलावा लंग हाइपरटेंशन, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड भेज रहे हैं लंग्स की तरफ। डिस्पनिया होगी, फटीग, ज़्यादा काम करेगा तो उसको थकन महसूस होगी, क्योंकि उसकी बॉडी में इतनी इनफ ऑक्सीजन नहीं है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। उसके अलावा क्रैकल्स एंड एडिमा मिलेगी लंग्स में। ये क्रैकल्स एंड एडिमा का क्या चक्कर है, इसको मैं आगे डिफाइन करती हूँ। कोल्ड कामी स्किन एंड एक्सेसिव स्वेटिंग होगी उसमें। अब इनको मैं फर्दर डिफाइन करती हूँ, ये सिंपल सा मैंने लिख लिया था। तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट को हम एंटीनेटल स्कैन्स और न्यूबॉर्न एग्जामिनेशन में भी इनको असेस कर सकते हैं, लेकिन ये जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है ये चाइल्डहुड में एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, क्योंकि पहले जो डिजीज़ है वो उतनी प्रोग्रेस नहीं करती। और उसके अलावा पहले क्या होता है, जो शंटिंग अगर होती है वो लेफ़्ट से राइट होती है, जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लड लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए जाता है, तो पेशेंट जो है वो साइनोसिस में नहीं जाता। साइनोसिस में नहीं जाता तो इतनी हमें सिम्टम्स दिखने को नहीं मिलती। लेकिन जैसे जैसे जो न्यूबॉर्न है वो उसकी एज बढ़ती है, चाइल्डहुड और एडल्टहुड में जब तक वो पहुंचता है और हमने उसको डायग्नोस नहीं किया, तो तब तक उसकी डिज़ीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। तो उसके बाद हमें कुछ साइन और सिम्टम्स मिलती हैं, जिसमें डिस्पनिया आ जाती है। डिस्पनिया क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जो कि सेकेंडरी टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड राइट साइडेड हार्ट फेल्यूर होती है। वो क्योंकि पल्मोनरी हाइपरटेंशन में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम ब्लड भेजते हैं लंग्स की तरफ। तो जब ज़्यादा हम ब्लड भेज रहे हैं तो पल्मोनरी साइड की जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो जाएंगी, उनकी परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से जो फ्लूइड है वो लंग्स में लीक करता है। फ्लूइड जब लंग्स में लीक करता है तो पल्मोनरी एडिमा होगी, क्योंकि लंग्स में अगर ज़्यादा फ्लूइड जमा हो जाए तो उसके बाद पल्मोनरी एडिमा होती है। अब जब वो बंदा रेस्पायर करेगा, जब वो पेशेंट रेस्पायर करेगा, तो उस दौरान उसको रेस्पायरेशन करने में डिफ़िकल्टी होगी, जिसके रिजल्ट में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फेल करेगा वो। ओके, देन स्ट्रोक। अब स्ट्रोक जो है ये तब अगर होगा जब उसको थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होगा, ठीक है, अदरवाइज इसको स्ट्रोक नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई डीवीटी का पेशेंट है तो उसको एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट भी है, तो उसके रिजल्ट में स्ट्रोक हो सकता है। अब ये किस तरह से हो सकता है इसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं एक बड़े नोट में। देन उसके अलावा एट्रियम में मसला है, तो एट्रियम में मसला होने की वजह से हमें एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर मिलते हैं, जिसका मतलब है जो एट्रियम है वो एबनॉर्मली कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं। ओके, सो अब डिस्कस करते हैं कि स्ट्रोक का क्या चक्कर है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट वाले पेशेंट पे। तो ये एक वर्थ रिमेम्बरिंग पॉइंट है कि जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट वाले पेशेंट्स होते हैं वो स्ट्रोक को डेवलप कर सकते हैं अगर उनमें डीवीटी प्रेजेंट है, यानी अगर वो पहले से ही डीप वीनस थ्रोम्बोसिस के पेशेंट हैं, तो उसके बाद ही उनको स्ट्रोक हो सकता है। अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली किसी को डीवीटी है, कोई जो पेशेंट है वो डीवीटी का पेशेंट है,
लेकिन उसको एएसटी नहीं है। तो नॉर्मली डीवीटी में क्या अगर होता है, डीवीटी में क्लोट्स बनते हैं तो क्लोट्स बिकम एन एम्बोलस, और एम्बोलस किसको हम बोलते हैं, जब वो डीअटैच हो जाता है ब्लड वेसल से और ट्रेवल करता है। तो द क्लॉट ट्रेवल टू द राइट साइड ऑफ हार्ट, क्योंकि जो भी ब्लड है वो प्यूरिफाई होने के लिए राइट साइड ऑफ हार्ट में जाता है। तो ये जो क्लॉट है ये भी राइट साइड ऑफ हार्ट में जाएगा। राइट साइड ऑफ हार्ट इसको कहाँ भेजेगी, लंग्स की तरफ भेजेगी। तो जब ये क्लॉट लंग्स में एंटर करता है तो उसके बाद क्या होता है, ये लंग्स में पल्मोनरी एम्बोलिज्म काज करता है। नॉर्मली इस तरह से होता है। लेकिन जो पेशेंट एएसटी का है, एएसटी वाले हैं, उनमें जो जो क्लॉट है ये ट्रेवल करता है फ्रॉम राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम अक्रॉस द एएसटी, क्योंकि जब ये डिजीज़ प्रोग्रेस करके जाती है तो उसके बाद जो शंटिंग है वो रिवर्स हो जाती है। तो जो ब्लड की मूवमेंट है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में नहीं होती, लेकिन वो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में होती है, जिसके बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाती है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद वो ऊपर एओर्टा में जाती है और ऊपर ब्रेन में जाकर एक लार्ज स्ट्रोक काज करती है। सो इन एग्जाम क्वेश्चन में feature a patient with a DVT that develop a large stroke, and then the challenge is to identify that they have had a lifelong asymptomatic ASD। अगर आपको क्वेश्चन आ भी रहा है तो वो आपको डीवीटी का भी बोलेगा और उसके अलावा एएसडी का भी बोलेगा कि अगर इसको डीवीटी भी थी और बाद में स्ट्रोक हुई है तो इसका मतलब है जो पेशेंट है वो लाइफ लॉन्ग एसिम्टोमेटिक था। किसके लिए, एएसडी के, यानी एएसडी का तो ये शिकार था, लेकिन एएसडी इतनी सिम्टोमेटिक नहीं थी जिसकी वजह से इसको स्ट्रोक हो गया है। क्योंकि नॉर्मली अगर कोई पेशेंट डीवीटी का मरीज़ था तो उसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता, ना कि स्ट्रोक अगर होता। ओके, देन डिस्कस करते हैं इसके मरमर्स को। तो एड्रियल सेप्टल डिफेक्ट में हमें मिड सिस्टोलिक क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो मरमर मिलता है। अब इस क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो मरमर का क्या मतलब है, इसका मतलब ये तो एक टाइप है मरमर का जो कि स्टार्ट होता है सॉफ्टली, फिर वो इंस्टेंटली सडनली वो इंक्रीज हो जाता है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसको हम क्रिसेंडो बोलते हैं। फिर इंक्रीज जब जैसे वो इंक्रीज हो गया फिर सडनली वो डिक्रीज हो जाती है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसको हम डिक्रिसेंडो बोलते हैं। तो इस टाइप को हम क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो मरमर बोलते हैं, जो कि अकर होता है मिड सिस्टोलिक। ठीक है, मिड सिस्टोलिक यानी जिस दौरान सिस्टोलिक फेस चल रहा है तो उसके बीच में ये मरमर हमें देखने को मिलता है, सॉरी देखने को नहीं मिलता, सुनने में मिलता है। अब ये कहाँ पर सुनने में मिलता है, ये जो लाउडेस्ट हमें सुनने को मिलता है, लाउडेस्ट एट द अपर लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर। जब अपर लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर में आप स्टेथोस्कोप रखेंगे तो वहाँ पर आपको लाउडेस्ट क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो मरमर सुनने में मिलेगा विथ अ फिक्स्ड स्प्लिट सेकंड हर्ट साउंड। इसके साथ साथ आपको एक फिक्स्ड स्प्लिट सेकंड हर्ट साउंड मिलेगा। अब जो स्प्लिटिंग होती है सेकंड हर्ट साउंड की, ये नॉर्मल हो सकती है इंस्पायरेशन के साथ, लेकिन जो एएसटी वाले पेशेंट्स हैं उनमें एक फिक्स्ड स्प्लिट होती है सेकंड हर्ट साउंड की। सो इसका मतलब है जो ये स्प्लिट है ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन से चेंज नहीं हो रही, इसका कोई ताल्लुक नहीं है रेस्पायरेशन से। ये किससे रिलेटेड हो रही है, यहाँ पर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट से रिलेट कर रही है। सो दिस अकर इन एन एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बिकॉज जो ब्लड फ्लो करता है फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम इनटू द राइट एट्रियम अक्रॉस द एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ये इंक्रीज करता है वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट द राइट वेंट्रिकल हैज़ टू एम्प्टी बिफोर पल्मोनरी वॉल क्लोज। ठीक है, राइट वेंट्रिकल को एम्प्टी होना है जैसे जो पल्मोनरी वॉल है वो क्लोज हो जाए उससे पहले। तो इसकी वजह से ये हमें मरमर सुनने में मिलता है, ना कि ये रिलेट करता है रेस्पायरेशन से। सो दिस डजेंट वेरी विथ रेस्पायरेशन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद डिस्कस करते हैं डायग्नोसिस को कि किस तरह से हम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट को डायग्नोस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इकोकार्डियोग्राफी। अब जब हम इकोकार्डियोग्राफी करेंगे तो वो हमें शो करेगा इनलार्जमेंट ऑफ राइट एट्रियम, क्योंकि राइट एट्रियम के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से राइट एट्रियम इनलार्ज मिलेगा हमें, और राइट वेंट्रिकल भी इनलार्ज मिलेगा, और उसके अलावा प्रोमिनेंट पल्मोनरी वास्कुलेचर यानी पल्मोनरी साइड्स में जो ब्लड का फ्लो है वो इंक्रीज है, इसकी वजह से हमें प्रोमिनेंट पल्मोनरी वास्कुलेचर भी मिलेगा, और ये सब कुछ हमें इकोकार्डियोग्राफी की मदद से देखने को मिलेगा। देन हम दूसरा प्रोसीजर है कार्डियक कैथेटराइजेशन। ये भी एक प्रोसीजर है जो कि यूज़ किया जाता है टू शो राइट एट्रियल ब्लड दैट्स मोर ऑक्सीजनेटेड देन सुपीरियर वेना केवा ब्लड।
ठीक है, अब जो सीसी का फंक्शन होता है वो ये होता है, एक तो वो वेंट्रिकल्स का फंक्शन दिखाता है कि उनका फंक्शन क्या है, और उसके अलावा हार्ट के चैम्बर में ब्लड का प्रेशर क्या है, कौन से चैम्बर से ब्लड कहाँ जा रहा है, और उसके अलावा हार्ट के ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है। तो सीसी शो करता है हमें एट्रियल ब्लड दैट्स मोर ऑक्सीजनेटेड देन सुपीरियर वेना के पास, जो सुपीरियर वेना के पास से ब्लड आता है उससे ज़्यादा एट्रियम में जो अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है वो ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड होता है। सो इट आल्सो helps determine the degree of shunting and the extent of pulmonary vascular disease. देन डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट ऑफ AST। अगर इन केसेस ऑफ वेयर द AST इज स्मॉल, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है वो बहुत स्मॉल होता है, बड़ा नहीं होता, तो वो एसिम्टोमेटिक भी होता है। तो उसके लिए वॉचिंग एंड वेटिंग में भी अप्रोप्रिएट, हमने को जल्द में जल्द कोई इसके लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करनी, क्योंकि बाज़ औक़ात वो खुद ब खुद क्लोज हो जाते हैं, तो उसके लिए वॉचिंग एंड वेटिंग में भी अप्रोप्रिएट। Then AST can be corrected surgically using percutaneous transvenous catheter closure, जो कि हम करते हैं विया फेमोरल वेन। फेमोरल वेन से हम कैथेटर को पास करते हैं, और उसके वजह से हम AST को सर्जिकली करेक्ट कर सकते हैं, या फिर ओपन हार्ट सर्जरी भी करके इसको करेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मेडिकेशंस की अगर हम बात करें तो एंटीकोएगुलेंट्स की थेरेपी देते हैं, क्योंकि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में क्लोट्स की फॉर्मेशन के रिस्क होते हैं, और उसके अलावा इसकी वजह से स्ट्रोक फॉर्म हो सकता है। तो एंटीकोएगुलेंट्स में एस्पारिन, वारफारिन और ये सारी मेडिकेशंस हम देते हैं, ताकि क्लोट्स और स्ट्रोक का जो रिस्क है उसको रिड्यूस कर सकें एडल्ट्स में। देन लास्ट में है नर्सिंग मैनेजमेंट। एज अ नर्स आप पेशेंट की किस तरह से मैनेजमेंट करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको उसके मॉनिटर करने हैं वाइटल साइन, जिसमें आप क्लोजली मॉनिटर करेंगे पेशेंट के वाइटल साइन, जिसमें हार्ट रेट आ गया, उसका ब्लड प्रेशर और उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन आपने क्लोजली मॉनिटर करने हैं। उसके अलावा उसकी कार्डियक फंक्शंस को असेस करना है, जिसमें आप कार्डियक का आउटपुट, उसका इनपुट एंड मॉनिटर फॉर साइन ऑफ हार्ट फेल्यूर। देन आप उसको एडमिनिस्टर करेंगे मेडिकेशन जो कि प्रिस्क्राइब की हुई है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, एंटीकोएगुलेंट एंड एंटी एरिथमिक अगर एट्रियम में फ्लटर और फिब्रिलेशन हो रही है एबनॉर्मल, और उसके अलावा एंटीकोएगुलेंट देंगे स्ट्रोक्स और क्लॉट्स की फॉर्मेशन को रिड्यूस करने के लिए। एंटीबायोटिक हम देते हैं एंडोकार्डाइटिस के लिए, क्योंकि इन डिफेक्ट की वजह से बैक्टीरिया के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि वो एंडोकार्डियम से अटैच हो जाए, अटैच होने के बाद वहाँ पर वो अपनी ग्रोथ करके वहाँ पर इन्फ्लामेशन करते हैं, जिसको हम एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं। तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स भी उसको एडमिनिस्टर करेंगे। देन लास्ट में हम उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे टू द पेशेंट एंड देयर फैमिली, और उसके अलावा डिजीज़ और डिफेक्ट के बारे में उनको एजुकेट करेंगे, उनकी ट्रीटमेंट के बारे में, और उसके अलावा उनके जो पोटेंशियल आउटकम हैं उनके बारे में हम पेशेंट और पेशेंट की फैमिली को एजुकेट करेंगे और उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। सो दिस वॉज द होल अबाउट एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।